अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। वेक्टर एटम मॉडल को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल, जिसमें हमारे पास 7 क्वांटम नंबर्स हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वेक्टर एटम मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमें बहुत सारी फीचर्स के बारे में बताता है ऑफ एन एटम। देखिए, हमें स्पिन के बारे में पता चल गया, हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल गया, हमें प्रिसिजन के बारे में पता चल गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें वेक्टर एटम मॉडल ने दिए हैं। अब मैंने आपको कहा कि आप आगे जाके देखेंगे कि आपको वेक्टर एटम मॉडल 7 क्वांटम नंबर्स जो है वो प्रेजेंट करके देगा। तो उन क्वांटम नंबर्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास वेक्टर एटम मॉडल क्वांटम नंबर प्रेजेंट करता है वो आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज होगी, विच इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास क्या बताता है? ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका n है 1 2 3 4, उनको हम डेजिग्नेट करते हैं एस के एल एम एन एंड सो ऑन। अगर आपके पास 5 6 7 8 है तो उसके अकॉर्डिंग आप चले जाएं ओ पी क्यू आर एस टी। इस तरह से आपने उन ऑर्बिटल्स को भी नेम कर देना है। अब क्या है आपके पास कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डिपेंड्स अपॉन n। आपके पास जो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो आपके पास डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? n के ऊपर। और ये हमारे पास डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन n। ठीक है, जितना आप दूर चल जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, उतनी ही आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन रखती है विद द साइज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, द क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द एटम। देखें, आपके पास जो फर्स्ट शेल है, अगर आपके पास सिर्फ n1 है तो आपके पास क्या है कि एटम एक छोटा साइज रखता है। लेकिन अगर आपके पास n3 है तो देखिए ये तीन शेल्स आपके पास आ गए हैं, 3 ऑर्बिटल्स आ गए हैं आपके पास, जिसकी वजह से आपके एटम का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली आपके पास जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ये आपको क्या बताता है? साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सेकेंड क्वांटम नंबर आपके पास है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वांटम नंबर जो है ये भी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज रखता है। ठीक है, और इसकी जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 0 1 2 अप टू n-1। यानी कि जितने भी n-1 वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपके पास l की वैल्यूज हैं। ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर है ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है। और ये जो हमारे पास है फॉर l इज इक्वल टू 0 1 2 3, इन वैल्यूज के लिए हमारे पास जो सब शेल्स हम डेजिग्नेट करते हैं वो हमारे पास क्या है? एस पी डी एफ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब अगेन अगर आप इससे आगे जाएंगे तो आप उनको फर्दर नेम करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज गिवन बाय साई इनटू साई स्टेरिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर -2l। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है, ये आपको बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। यानी किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी फाइंड कर ऐसे फाइंड करेंगे। आपके पास जो ये r है, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब आपके पास जो ये प्रोबेबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है जब आप s सब शेल में होते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप आगे सब शेल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि आप p में चले जाते हैं, d में चले जाते हैं, f में चले जाते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी तभी ग्रेटर होगी जब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये 1 की इक्वल हो। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 व्हेन वी हैव l इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो s इलेक्ट्रॉन्स है इनके लिए प्रोबेबिलिटी हाई होती है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर आपके पास क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l इज गिवन बाय, ये चीज़ भी हमने स्टार्ट में डिस्कस कर ली है कि आपके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास इक्वल होता है टू द अंडर द रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h कट, वेयर जी आपके पास स्मॉल l है, दिस इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो l आपके पास 0 हो जाएगा, और आपके पास जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसका मैग्नीट्यूड भी 0 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप p ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो आप वो भी कर सकते हैं। आप l इज इक्वल टू 1 ले लें, इसमें प्लेस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 2 h कट। सिमिलरली आप d एंड f के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। तो ये आपके पास है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट कर सकती हैं, और आपका कॉन्सेप्ट भी इन चीज़ों से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये आपने
लर्न करने हैं। फिर आपके पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। सो द आइडिया ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूलनबर्ग एंड गाउड-स्मिथ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि जो वेक्टर एटम मॉडल था इसने सबसे पहले आपको स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, इससे पहले किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इन्होंने ये चीज़ क्यों दी थी, इन्होंने ये इसलिए दी थी ताकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है उनका क्या एक्सप्लेन कर सके, फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सके और एनोमलस जीमन इफेक्ट जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सके। इसके अलावा हमें यूलनबर्ग और गाउड-स्मिथ की जो मॉडल है इससे हमें ये पता चला था कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, ये हमारे पास दो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं इसकी। एक क्या है प्लस हाफ है और एक है माइनस हाफ है, यानी कि इसकी सिर्फ यही दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। और या तो ये प्लस हाफ होगी यानी कि अप स्पिन होगा, या हमारे पास माइनस हाफ होगी यानी कि डाउन स्पिन होगा। और हमने ये चीज़ भी देखी है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वो क्या है, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट, वेयर दिस स्मॉल एस इज एक्चुअली द स्पिन क्वांटम नंबर। और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, प्लस माइनस हाफ की इक्वल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आप ये यहाँ पे प्लेस कर दें, आपके पास जो मैग्नीट्यूड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास था स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आपके पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास जे है, कैपिटल जे है एक इलेक्ट्रॉन का, वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, दैट इज जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। एंड ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ वेक्टर सम बिकॉज ऑल ऑफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर। फिर आपके पास क्या है, अपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया था जे का, जो कि आपके पास क्या था, अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट, वेयर आपके पास जे जो था दिस वॉज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज आपके पास क्या है, एल प्लस एस है, एल प्लस एस माइनस वन है और एल माइनस एस है, जिसका एब्सोल्यूट हम लेंगे। यानी कि आपके पास जो ये जे है इसकी वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, इसकी हम हमेशा जो भी वैल्यूज लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे। ठीक है, इसकी वैल्यूज का भी हमें पता चल गया और ये हमें किसने बताया है, वेक्टर एटम मॉडल ने बताया है। ठीक है, ये चीज़ें हमने सारी मॉडल के अंदर भी डिस्कस की है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम एल। तो ये हमारे पास सिंपली प्रोजेक्शन है ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिनोटेड बाय एम एल। देखिए इस तरह से आप उसको डिनोट करते हैं, ये आपके पास सिंपली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जो आपके पास एम एल है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, एल, एल माइनस वन, एल माइनस टू, अप टू माइनस एल, दैट इज कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज है एम एल के लिए वो हमारे पास क्या है, टू एल प्लस वन है। अब देखिए आप पी ऑर्बिटल के लिए करना चाहते हैं या आप डी के लिए करना चाहते हैं, एफ के लिए करना चाहते हैं, एस के लिए करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू अलाउड वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले आपके पास क्या है, चले जी हम पी ऑर्बिटल के लिए कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, एल उसके लिए वन होता है, तो आपके पास एम एल क्या हो जाएगा, वन जीरो माइनस वन। कैसे आपके पास हुआ है, देखिए आप टू एल प्लस वन में ये वैल्यू प्लेस करें वन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, तो टू आ जाएगा, प्लस वन थ्री, तो आपके पास थ्री वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और वो आपके पास क्या होगी, जीरो वन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह मैं एस के लिए भी करना चाहूँ तो देखिए एस मेरे पास एल की वैल्यू क्या देता है हमें, जीरो देता है। ठीक है, तो इस जीरो को आप इधर प्लेस करें तो टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन। तो इसका मतलब क्या है कि एस जो सब शेल है उसके लिए जो अलाउड वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, वन वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह अगर आप डी के लिए करना चाहते हैं जो कि एल इज इक्वल टू टू रखता है, तो आपके लिए उसमें फाइव वैल्यूज आएंगी। अब इस चीज़ में आपको अगर याद हो, आपकी एफएससी का कोर्स याद हो, तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास जो एस है वो आपके पास फर्दर स्प्लिट डिवाइड नहीं होता और ऑर्बिटल्स में, वेयर एज आपका जो पी है उसके अंदर फर्दर आपके पास थ्री डिविजन्स होती हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड की फॉर्म में। तो ये एक्चुअली उन वैल्यूज़ की बात करिए, ये क्वांटम नंबर हमें उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। अब यहाँ पर जो ये एम एल है इसका अगर हम ये प्रिसीजन वगैरह के अकॉर्डिंग फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एल इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास जो ऑर्बिटल, नेक्स्ट जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बी डिनोटेड बाय एम एस। सिंपली इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही प्रिसाइज करेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो प्रोजेक्शन होगा दैट वुड बी एम एस। ठीक है, तो ये जो आपके पास एम एस है दिस इज द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एंड इसकी जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हैं और वो क्या है, प्लस हाफ है और माइनस हाफ है। इसी तरह
आपके पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये जो आपके पास है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ जे along the magnetic field which is mj, ठीक है। तो ये जो mj है दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ j। तो आपके पास ये जो एम जे है इसकी वैल्यूज क्या होती है, प्लस जे, जे माइनस वन, जे माइनस टू, अप टू जीरो, देन माइनस जे। दैट इज आपके पास ये टू जे प्लस वन की वैल्यूज रख सकता है। तो अब यहाँ पर आप वन बाय वन जे की वैल्यूज पुट करते जाएं और आप जो है इस क्वांटम नंबर के थ्रू जो है वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 7 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि वेक्टर एटम मॉडल ने एक्सप्लेन की थी, प्रेजेंट की थी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं उन कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जिनको मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम ज़रा आते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है व्हाइल स्टडिंग दिस वेक्टर एटम मॉडल। टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता दूं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एम एल इज इक्वल टू एल कॉस थीटा है इसको हमने वही बेस बाय हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला के साथ फाइंड आउट किए हुए जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज किया है विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे बेस आपके पास क्या था, एल जेड था, और हाइपोटेन्यूज आपके पास एल था, तो वो आपके पास कॉस थीटा की इक्वल हो गया। अब यहाँ से अगर आप एल जेड फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपके पास एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हम एम एल फाइंड करना चाहते थे तो हमने क्या कर दिया है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आपके पास क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास cos थीटा की इक्वल आ जाएगा। आपने एम एल फाइंड करना था, एल को आपने बोथ साइड्स पे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जो है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के लिए भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास इसकी प्रोजेक्शन है इसको भी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, और आप एम जे के लिए भी यही कर सकते हैं। अब आते हैं हम टर्मिनोलॉजीज की। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनमें सबसे पहली हमारे पास जो है वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ होती है, सिंपली हमारे पास मिनिमम एनर्जी होती है जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रहता है, अपनी प्लेस में रहता है, वो उधर से इमिट नहीं होता या इजेक्ट नहीं होता। तो ऐसे ऐसे केस में हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजेक्ट करवा सकें उसके ऑर्बिट से, ठीक है, उसकी जगह से उसको हम मूव करवा सकें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल जो है न्यूक्लियस का उससे हम उसको आज़ादी दिला सकें। तो ऐसे केस में वो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम एनर्जी हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। और चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं तो इसलिए हमने इसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट्स में मेजर होती है, जहाँ पे हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इक्वल होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी है विच इज एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट और इट्स शेल और रिमूव इट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कि हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ है, तो फिजिक्स में हमारे पास मेनली क्वांटम मैकेनिक्स में और पार्टिकल फिजिक्स में हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारे पास एक्चुअली स्पिन जो होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है दैट इज एक्चुअली द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि आइडिया मैंने आप लोग को लेक्चर के दौरान भी दे दिया था। लेकिन अभी ज़रा हम इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आ गया है दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ होती है, देखिए नीचे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन होती है मैग्नेट की या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो अगर हमारे पास स्पिन की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है तो दैट इज एक्चुअली नोन एज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्मियंस है, क्वार्क्स है, बोसॉन्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। और ये जो स्पिन होता है इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हाफ रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम एक रीड दे देते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड।
एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इंक्लूड्स लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो जहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के लूप्स होंगे, जैसे कि आपके पास सोलेनॉइड वगैरह हैं, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं या आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन है, वहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा वेरियस मॉलिक्यूल्स और जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास प्लैनेट्स हैं, मून है, स्टार है, देखिए इन ऑब्जेक्ट्स की भी, इन सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, इनकी भी स्पिन होती है और उस स्पिन की वजह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह जनरेट होती है। इसके अलावा आप देखिए प्लैनेट्स में अर्थ को ले लें, अर्थ जो है वो स्पिनिंग मोशन करता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है। इसके अलावा इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमें वेरियस जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेसेस हैं उनसे महफूज रखती है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, दिस वाज मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है विच इज द बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बोहर मैग्नेट्रॉन जो है वो सिंपली आपके पास एक कांस्टेंट है, ये एक नेचुरल यूनिट है जिसके थ्रू आप जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, इन एटॉमिक फिजिक्स द बोहर मैग्नेट्रॉन इज अ फिजिकल कांस्टेंट एंड द नेचुरल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाय इट्स ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का जनरेट होता है, उसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट नेचुरल यूनिट, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसकी हमारे पास ये वैल्यू है म्यू भी हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एच कट आपको पता है किस चीज की इक्वल है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है। एम ई आपके पास क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड मास। सो दीज वर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट वर इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेक्टर एटम मॉडल कंप्लीटली। इस टॉपिक के साथ आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। वेक्टर एटम मॉडल इन 2 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आपको वेक्टर एटम मॉडल जो है वो 100% क्लियर होगा। तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।